तो ये हम लोग लिख लिए एक बार, है ना, फ्रेश, कि सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब दो ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर कब बोलते हैं, जब ये दो कंडीशंस फॉलो होंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल, सब इक्वल होना चाहिए रेशियोज, और दूसरा कि उनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर ये दोनों ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है, और सिमिलर है तो ये दोनों तो सिमिलर। आ रहा है बात समझ? ओके, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट थ्योरम, वेरी फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर ट्राइंगल। हाँ, इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसी को हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में बी, फर्स्ट लेटर बी, फर्स्ट लेटर पी, फर्स्ट लेटर टी, बी पी टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बी पी टी भी बोलते हैं। चूंकि ये थ्योरम जो है थेल्स के द्वारा दिया गया है, इसलिए उनके नाम पे भी रखा गया है इस थ्योरम को, उन्हीं के नाम पे ये थ्योरम है। क्या है वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम, आ गया बात समझ में? तो सबसे पहले क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि ये थ्योरम क्या कहना चाहता है, वो कहाँ से पता चलेगा? वो सेंटेंसेस, वो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उससे पता चलेगा। तो वो लिखो, स्टेटमेंट लिखो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the two intersect the other other two sides other two sides in distinct points, and distinct points, then the other two sides then the other two sides are divided in the same ratio. हो गया? देखो क्या है इसका स्टेटमेंट, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यहां तक पढ़ो और रुक जाओ, है ना। कभी भी इतना लंबा चौड़ा वाला जब भी कभी थ्योरम या क्वेश्चन दिया रहे तो एक बार में पहले पढ़ लो, ठीक है, जल्दी से 10-15 सेकेंड में। लेकिन उसके बाद रूल ये है, तरीका ये है, रूल नहीं है ये, अपना मतलब कह सकते हो आसान बनाने का एक तरीका है। पार्ट्स पार्ट्स में तोड़ दो उसको, अच्छे से समझो, है ना। कि इफ अ लाइन, कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक लाइन जो है ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड होता है, तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाया गया है। तो फिगर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा पहले, है ना। देखो ये हो गया, है ना। और यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, और ये लाइन का नाम L है, एंड ट्राइंगल का नाम ABC। तो ये लाइन को जरा ध्यान से देखो, क्या ये तुमको नजर आ रहा है कि दिस लाइन L इज पैरेलल टू BC? आ रहा है ना? सो यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है एक साइड के पैरेलल, तो बच के ये दोनों साइड, तीन साइड में से इस साइड के साथ पैरेलल है, तो लेकिन ये लाइन सिर्फ इस साइड के साथ पैरेलल है कि कुछ और भी कर रहा है? और भी कर रहा है, बाकी बचे हुए दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect किया the other two sides, AB और AC other two sides को intersect किया in distinct points, अलग अलग जगह पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे D पे intersect किया, इसको E पे intersect किया, distinct points, then, ये then बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक then तक जो पढ़े, then से पहले तक, वो हमारा इंफॉर्मेशन है, हमारे को दिया हुआ है वो बात जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं टू प्रूव समथिंग, एंड समथिंग मीन्स जो हमें टारगेट जो मिलेगा अभी वहां तक पहुंचने के लिए हमेशा हम लोग जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है गिवन, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चूंकि ये थ्योरम है, थ्योरम को प्रूफ करेंगे, तो क्लास 9th में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जो दिया रहता है स्टेटमेंट में, गिवन में लिखते हैं उसको, हमें क्या प्रूफ करना है टू प्रूफ के अंदर लिखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे हमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और फाइनली हम अपने प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, है कि नहीं? यही तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखेंगे कि आखिर कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो बोलेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ एक ट्राइंगल, अ ट्राइंगल ABC, जिसमें इन विच क्या है इन विच एक लाइन पैरेलल है, इन विच लाइन L नहीं बोलो, अब इसका नाम L नहीं D बोलेंगे, D भी बोल सकते हैं, इन विच D इज पैरेलल टू BC। क्या ये बात समझ में आया? इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा होगा? ओके, टू प्रूफ है ना, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है उसको यहां लिखेंगे हम लोग। टू प्रूफ के अंदर यहां पे बोला गया है देन के बाद हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। देन द अदर टू साइड्स मतलब AB और AC के बारे में बात हो रहा है। अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, बट गया कि कौन बांटा? ये लाइन L, कहाँ? ये लाइन L दोनों साइड्स को बांट दिया, एक हिस्सा है AD और दूसरा हिस्सा है BD, बटा ना? एक हिस्सा है, एक पार्ट है AE और दूसरा हिस्सा है C। ये लाइन L जो पैरेलल था BC के, वो डिवाइड कर दिया AB और AC अदर टू साइड्स को हिस्सा में, AB BD AEC। तो ये जो हिस्से हैं, है ना, ये जो डिवाइड हुआ है वो सेम रेशियो में डिवाइड हुआ। अरे जो हिस्सा ये जो डिवाइड हुआ है ना, जब इनका रेशियो निकालोगी तो बीच में इक्वल आ जाएगा। मतलब AD अपॉन BD, अपॉन क्यों? रेशियो का बात कर रहा है ये। AD अपॉन BD, इधर वाला रेशियो निकालो, डिवाइडेड पार्ट्स का रेशियो निकालो, AE अपॉन C, तो इधर भी रेशियो उधर भी रेशियो और बीच में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या होगा? सेम रेशियो। इसका मतलब हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये है, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या? देखो ये हमें बोल रहा है कि प्रूफ करो जो डिवाइडेड पार्ट्स है, मतलब AD अपॉन BD, डिवाइडेड पार्ट्स का रेशियो निकालने, उधर वाला भी रेशियो निकालो, AE अपॉन C, ये क्या होगा? ये हो जाएगा सेम रेशियो। ये दोनों रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम, इक्वल। ये प्रूफ करना है। क्या ये बात समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हाँ इसमें ज़रूरत है। अब तुम कैसे पता करोगे, कैसे पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन होगा ही? जब एक बार कंप्लीट थ्योरम का प्रूफ हम लोग देख लेंगे, तब उसके बाद पूछेंगे क्या तुमको सच में ऐसा लगा कि कंस्ट्रक्शन का ज़रूरत था? तो तुम्हारा आंसर होगा हाँ सर ज़रूरत था। अभी कभी कभी कुछ चीज ऐसे होते हैं कि बीच में ही पूछने का मन करेगा, सर क्यों बताइए हमको, अभी ही बता दीजिए ना। लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए हम सभी को, और उसका जवाब अगर आगे मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है ना। चलो देखो, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम बता देते हैं पहले क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे एक इस पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर बनाना होगा,
है ना, एक परपेंडिकुलर बनाना होगा ये, ठीक है। और इस पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे किस पे, एडी पे, और यू कैन से एबी पे, एक ही बात है ना। ये ठीक है, ओके चलो, तो इसका नाम दे देते हैं डीएम और इसका नाम देते हैं ईएन, जो परपेंडिकुलर्स हैं हमारे, ओके। और एक और कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ पे ज्वाइनिंग का काम करेंगे, इस बी और ई को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिए, और इस सी और डी को भी ज्वाइन कर देंगे। तिरछा भाग रहा है, ज्वाइन कर दिए, आ गया बात समझ में। ये परपेंडिकुलर है तो इनका परपेंडिकुलर का साइन भी देना पड़ेगा, ओके। अब जरा देखना ध्यान से, लेकिन अब इस प्रूफ को करने से पहले हम कुछ एक बात बताना चाहेंगे, और वो बात ये है, देखो ये ट्राइंगल मान लो एक्स वाई जेड है ना, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक। इसका नाम देते हैं एक पी, जो हमारा परपेंडिकुलर है। हम बोलेंगे इसका एरिया निकाल सकते हो क्या, तो तुम बोलेंगे हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। हाफ बेस कौन, अब बेस किसको, जरूरी कि वाई जेड को बेस बनाए, नहीं, क्योंकि अगर एक ट्राइंगल है तो इसमें ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, और ये भी हाइट है, हम इसको भी बेस बना सकते, तो हाइट ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जिसको भी बेस लेते हैं, यहां पे अगर हम बेस इसको कंसीडर करेंगे तो बेस के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स है वहीं से परपेंडिकुलर गिरना चाहिए उस बेस पे, ये रूल है ना। जिसको भी बेस कंसीडर किया जाता है उसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर उसी बेस पे गिरना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेस इसको ले रहे हैं और हाइट इसको ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर यहां पे बेस अगर यहां पे बेस हम इसको लेंगे तो फिर इसके ऑपोजिट में वर्टेक्स कौन है, ये, वहां से एक परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये फैक्टर है, बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का रिलेशन होता है। अगर यहां पे एक ट्राइंगल ये है मेरे पास, अगर हम बेस इसको लेंगे तो इसका ऑपोजिट में वर्टेक्स ये वाला है, वहां से यहां इस वर्टेक्स से उसी बेस पे एक परपेंडिकुलर गिरना चाहिए, फॉल करना चाहिए। तो बेस और हाइट, बेस का सिलेक्शन और हाइट का सिलेक्शन बड़ा ध्यान से करना होता है कि बेस किसको लेना है। अब ऐसा कोई बच्चा नहीं कर सकता है कि सर हम बेस जो है ना, बेस हम इसको लेंगे सर और हाइट इसको लेंगे, ऐसे नहीं होता है, गलत हो जाएगा। बेस इसको और हाइट इसको, गलत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ओके ठीक है। ये तो बात समझ में आ गया होगा। दूसरा, अभी देखो यहाँ पे कि अगर इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लाइन सेगमेंट है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है, ये वाला हाइट, वो मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब तुम यहाँ पे क्या पुट करोगे, हाफ इंटू बेस, बेस का वैल्यू कितना, वाई जेड दैट इज 10, और हाइट कितना, एक्स पी मतलब 7, यही ना पुट करोगी। अगर हम तुमको बोले कि ये जो एक्स पी है ना, इसको यहाँ से ऐसे मान लो कि ये फिट किया हुआ है नट बोल्ट के हेल्प से, तो यहाँ पे नट बोल्ट खोल दिए और ये वाला साइड को उठा देंगे और इधर शिफ्ट करवा देंगे, खिसका देंगे। तो एक्सपी को यहाँ से ऐसे उठाए, इधर लाए और यहाँ पे खड़ा कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक्स और ये पी, ये अभी भी तो वही 7 सेंटीमीटर ही है कि नहीं। मतलब वो जो है, ये जो हाइट यहाँ पे है था, वो हाइट उठ करके कहाँ चला गया, इस हाइट को यहाँ से उठाए, खोले, यहाँ लाए, यहाँ पे रख दिए। कोई फर्क पड़ेगा, हम अभी भी तो वही लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मतलब वाई जेड और हाइट यहाँ 7। तो ये हाइट बाहर आ गया ट्राइंगल के, इससे कोई फर्क पड़ा, बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको हाइट, हाँ ये जरूर है कि अगर हाइट 7 था तो हम 8 नहीं ले सकते, 7.1 भी नहीं ले सकते, 7.3 भी नहीं ले सकते, बस 7 था तो 7 ले सकते हैं। और वो हाइट कहीं भी बैठा रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हाइट एक्चुअल में कितना है, और वही हाइट अगर बाहर बैठा हुआ है तो क्या उसका हाइट उतना ही है जितना कि ये एक्चुअल में है।
तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होता है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है। हम लोग अभी क्लास 9 तक ऐसा कहीं भी नहीं देखे थे कि उसका हाइट बाहर में लोकेटेड हो। अभी देखो, अगर ट्राइंगल हम ऐसा बना दे तो, अगर हम ट्राइंगल ऐसा बना दे तो, अभी देखो, अभी यहाँ पे 3 साइड है, किसी को भी हम यहाँ पे बेस बना सकते हैं, 3 साइड है मेरे पास। लेकिन अगर ऐसा मेरा मजबूरी हो जाए, हमको बनाना ही पड़ जाए कि बेस जो है, यू हैव टू टेक दिस BC एज अ बेस, तब तो हाइट का क्या करेंगे? बेस इसको ले लिए, तो इसके ऑपोजिट में बैठा हुआ वर्टेक्स कौन? A, वहां से हाइट गिराना पड़ेगा इस BC पे। हाइट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर इंटरनली हाइट को गिराएंगे, हाइट को ड्रॉ करेंगे इस BC पे, तुमको लगता है कि परपेंडिकुलर बनेगा? नहीं ना। और हाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग होता है कि बेस पे फॉल करना चाहिए उस ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से और सीधा गिरना चाहिए। और वही हाइट को अगर बाहर कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से इस तरीके से, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, देखो, तो देखो ये परपेंडिकुलर गिरा हुआ है कि नहीं? ये जो हाइट है, ये जो हाइट अब बाहर बैठा हुआ है, अंदर भी कर सकते हैं, इसको स्लाइड करवाया जा सकता है। हाइट तो उतना ही है, कोई मैटर नहीं करता कि वो बाहर बैठा है कि अंदर बैठा है। जो इंपॉर्टेंट बात था कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। बेस और वो वर्टेक्स के बीच का, ये बेस, ये लाइन सेगमेंट और वो पॉइंट वर्टेक्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। वो बाहर रहे अंदर रहे कोई मैटर नहीं करता। बेस दैट इज लाइन सेगमेंट और वो पॉइंट वर्टेक्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो अंदर रहे बाहर रहे क्या फर्क पड़ता है? वो लेंथ में हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नहीं कर रहे, वो एग्जैक्टली प्रिसाइजली उतना ही ले रहे जितना कि वो डिजर्व करता है। हाइट बाहर रहे अंदर रहे कोई मैटर नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे इसका एरिया निकालें, देखो एरिया का मतलब यही होता है ना कि अंदर का कितना रीजन इनक्लोज्ड हो गया है, यही मतलब होता है ना। तो इसका एरिया फाइंड करो तो जरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या फॉर्मूला होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। मतलब 1/2, बेस का मतलब कौन? बेस का मतलब तो BC होगा, बेस का मतलब BC। और हाइट का मतलब कौन होगा? हाइट का मतलब ये होगा, मान लो यहाँ पे क्या नाम दे, 80 देते तो 80। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 80 बाहर हो गया, कैसे? नहीं समझ आ रहा है सर। अरे हाइट को बाहर ले गया तो XP अभी भी तो यूज कर सकते हैं यहाँ पे 7, क्या फर्क पड़ता है? हाइट बाहर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बात समझ में? तो एरिया यही निकला, जितना बेस लिया जाता है ना, तो उस बेस के अकॉर्डिंगली एरिया जो बन रहा है वही एरिया काउंट होता है। हाइट बाहर रहे अंदर रहे कोई मैटर नहीं करता। इज इट क्लियर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। यहां पे बच्चा लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना? चलो अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या क्या किए वो सारी बातों को लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम किए, DM परपेंडिकुलर बनाए हैं AC पे, तो लिखेंगे ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू किस पे? AC, और यू कैन से AE ऑल्सो, AC ही लिख देते हैं। हाँ, फिर EN भी तो परपेंडिकुलर बनाया गया है, EN परपेंडिकुलर टू व्हाट? AB। और भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, B और E को ज्वाइन किए और C और D को भी, तो यहां लिखना पड़ेगा ज्वाइन व्हाट? CD एंड BE। बस इतना ही कंस्ट्रक्शन हुआ है कि नहीं? अब सीधा आएंगे प्रूफ पे। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करना क्या, टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है ये AD अपॉन BD लाना है और AE अपॉन C लाना, और बीच में इक्वल लाना है। इक्वल का बाद में सोचेंगे, पहले ये तो आ जाए मेरे पास, वो तो आ जाए मेरे पास, कैसे लाएंगे? अब यहां पे बहुत सारा तरीका अपनाया गया होगा, 1000 बार 2000 बार कैलकुलेशंस किए गए होंगे, तब जाकर के कोई एक सही तरीका मिला होगा उनको, थेल्स को, है ना? तो वो एक तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। बाकी तरीका सीखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो काम आएगा भी नहीं, ठीक है? तो वो क्या तरीका होगा वो हम लोग डायरेक्टली सीखेंगे। तो देखो
कैसे लाएंगे वो? हम बोलेंगे ना कि एरिया निकालो तो ज़रा, एरिया निकालो तो ज़रा, क्या एरिया? ए डी ई का, और हम रीज़न बताते जाएंगे कि हम क्यों निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा। तो अब देखो 1/2 बेस का मतलब क्या? बेस का मतलब क्या? अब देखो ए डी का बात कर रहे हैं, ए डी ई का बात कर रहे हैं, इसमें 3 साइड है, किसी को भी बेस बना सकते हैं। हाँ, मेरा मन है ए डी को बनाने का, क्योंकि मेरा टारगेट है ए डी पे ना। हम सी ए ई पे बाद में जाएंगे, पहले मेरा टारगेट है लेफ्ट हैंड साइड वाला ए डी। तो बेस हम बनाएंगे ए डी को, ए डी को, ए डी पहले दिखे तो सही ना, दिख गया, अब फिर आएंगे इस पे ए डी अपॉन बी डी पे। ए डी दिख गया हमको। हाइट का मतलब क्या? अगर बेस ये है तो इस पे हाइट कौन गिरा? इसका ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है? ई। ई से हाइट कौन गया? ई एन। ई एन आया बात समझ में? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ओके, अब हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। पता है क्या तुमको निकालना है? एरिया इसका बी डी ई का, बी डी ई का। अब तुम सोचोगे हम कैसे सोच रहे हैं कि बी डी ई का ही निकालना चाहिए या ए डी ई का ही निकालना चाहिए? क्योंकि यहां पे देखो ना, बी डी एंड बी डी लाना है, एंड बी डी इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। विच ट्राइंगल? बी डी ई का, बी डी ई का, उसी में बी डी कंटेन है। तो बी डी बेस के तौर पर यूज करेंगे तो दिखाई देने लगेगा फिर। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब बी डी ई का बात कर रहे हैं, बी डी ई का बात कर रहे हैं, तो बेस हम इसको यूज़ करेंगे, इसको बी डी को, तो बेस के प्लेस पे यहाँ पे बी डी लिखेंगे, इंटू हाइट। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पे हम फिर से बनाना चाहेंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है ना? ये यहाँ पे है B, यहाँ पे है D और यहाँ पे है E। अब देखो तुमको लगता है कि बेस तुम इसको बनाई हो तो इसको ऑपोजिट वाला वर्टेक्स से हाइट बनाना पड़ेगा, तो अंदर तो नहीं गिरेगा ना, बाहर की ओर गिरेगा, बाहर की ओर। ये ऐसे हाइट जाएगा, हाइट बाहर है उससे क्या फर्क पड़ता है? हम बेस कितना ले रहे उससे डिपेंड करता है ना एरिया। वो हाइट अंदर ही था, अंदर से उठा करके बाहर कर दिए, तो हाइट कौन होगा? ईएन होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे कि ईएन कैसे होगा? तो 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब बी डी, इंटू हाइट मतलब ईएन। क्या ये बात समझ में आया? हाइट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो, तो इस पे हम लोग काफी अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं नहीं, कि हाइट बाहर भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फर्क इससे पड़ता है कि क्या हम सही मेजरमेंट कर रहे हैं, बेस और हाइट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो सही तरीके से मेजर कर रहे हैं। वो हाइट यहाँ रख दो, उठा के यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा बी डी इंटू ई एन। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। हम बोलेंगे देखो ना जरा, 1 को डिवाइड कर सकते हो 2 से, इक्वेशन 1 2 को। अब तुम्हारा मन में सवाल, डिवाइड क्यों? कैसे सोच रहे? डिवाइड क्यों, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे देखो बीच में क्या क्या है, एडी और बीडी कैसे है? डिवाइडेड में है, तो डिवाइड करो। एलएचएस एलएचएस को डिवाइड करेगा, आरएचएस आरएचएस को डिवाइड करेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई मिलेगा। और आरएचएस में क्या मिलेगा? 1/2 कैंसिल, ई एन कैंसिल, क्या मिला? AD बाई बी डी मिला। AD बाई बी डी मिल गया। देखो कम से कम ये तो मिल गया, इसके बारे में सोचेंगे फिर। चलो तो हम लोग यहां तक लिखेंगे अभी, ठीक है? तो पर देखो ऐसे नहीं करना है कि हम जहां लिखे हैं वहीं पे डिवाइड डाल देना है ना? यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग 1/2, देन नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा वो सारी चीज़ें। तो अब तुम मेरे साथ कॉपी कर सकते हो, वहीं तक हम लोग लिखेंगे पहले।
अरे उल्टा काट दिए। हो गया। अच्छा, जिस तरीके से AD अपॉन BD को लाने के लिए हम लोग बेस AD BD को बनाए, उसी तरीके से बेस AE और इस बार C को बनाएंगे, और इधर से सोचेंगे हम लोग, इधर से सोचेंगे। फिर से अगर AE को बेस बनाएंगे मतलब हमको फिर से ADE का ही बात करना पड़ेगा, लेकिन इस बार बेस बदल देंगे, AE को बेस लेंगे तो हाइट हो जाएगा DM। फिर उसके बाद सेकेंड ट्राइंगल लेंगे हम लोग CED को, है ना, CED को, तो बेस हो जाएगा C लेकिन हाइट हो जाएगा, देखो बेस C को ले रहे तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, कौन है, D है, क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हाँ ये ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, ये वाला। तो बेस अगर हम EC को ले रहे हैं तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन, D, तो D से हाइट अंदर गिरे बाहर गिरे, अंदर ही हाइट था बाहर कर दी, क्या फर्क पड़ता है, DM हाइट है, समझ में आ रहा है। तो लिखेंगे अगेन, है ना, क्योंकि हम लोग फिर से AD का ही निकालने जा रहे हैं एरिया, तो लिखेंगे एरिया किसका, ट्राइंगल ADE का, क्या होगा फॉर्मूला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा एक बात देखना, इक्वेशन नंबर अभी नंबरिंग में नहीं, लेटर में दिया, अल्फाबेटिकल इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन A ऐसे भी दिया जाता है, ओके। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे 1/2 बेस हम लोग यूज करेंगे इस बार AE को, और हाइट यूज करेंगे हम लोग, AE है तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है D से गिरा उस बेस पे AM, आई मीन DM, और ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3 ना, 1 2, तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे एरिया हम लोग ट्राइंगल किसका, CED का, CED का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस हम लोग यूज करेंगे किसको, C को, CE, और हाइट किसको यूज करेंगे, DM को। और क्यों, कैसे यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है, बाहर कैसे चला गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। नाउ टू गेट दिस AE अपॉन C वी हैव टू डिवाइड 3/4, डिवाइडिंग 3/4 लिखेंगे हम लोग। तो 3 को डिवाइड करें तो LHS LHS से डिवाइड होगा, RHS RHS से डिवाइड होगा, क्या मिलेगा, RHS क्या है 3 4 का, ये है 1/2 इंटू बेस है हमारा AE इंटू हाइट हमारा DM, बेस हमारा C DM, यहाँ से कैंसिल होगा, ये 1/2 कट गया, DM कट गया, और हमें फाइनली मिला क्या, AE/C मिला, इसको इक्वेशन नंबर बोलेंगे B, ठीक, AE/C। अब हमें सोचना है कि किस तरीके से इक्वेशन A और इक्वेशन B को बराबर कर सके, यही ना सोचना है, चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को मिटा देते हैं, ठीक है।
अब जरा एक बात को समझाना है, देखना जरा, ठीक। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से पैरेलल लाइंस बना दे, ठीक, पैरेलल लाइंस, ध्यान से समझना, ओके। ये है और एक ये है, ओके। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम देखो ए बी सी, और इसका नाम डी देते हैं, ओके। तो दो ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल है एक ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी बी सी। नजर आया, नजर आया, डी बी सी, ओके। तो अगर दोनों का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, देखना जरा। ए बी सी का 1/2 इंटू बेस, बेस का हम बी सी यूज कर सकते हैं, बी सी हमारा बेस बन सकता है ना, ठीक है, बी सी हो गया। इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइट, इस बेस पे उस ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिरना चाहिए, और ये हमारा पैरेलल लाइन से, ध्यान देना, ठीक। चलो हाइट का मतलब यहाँ पे हो गया। अच्छा ये हाइट ले ले, कितना ले ले, हाइट मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ओके। हाइट कितना, 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ही तो हाइट है ना, h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ तो पैरेलल लाइंस के जैसे ये पैरेलल लाइंस है, तो ये हाइट अगर यहाँ पे मान लो x है, तो ये कितना होगा, x होगा, ये कितना होगा, x होगा। पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो तो सेम होता है। तो अगर हम BDC का एरिया निकालेंगे तो बेस किसको यूज करेंगे, BC को। तो यहाँ हाइट है 1/2 इंटू बेस, बेस तो यहाँ पे हमारा BC ही हो जाएगा। और हाइट कितना होगा, हाइट उतना ही हाइट होगा, उतना ही हाइट होगा जितना कि इस ABC का था, H दोनों का 5, H 5 BC 1/2। देखो तो एरिया सेम नहीं हो जा रहा है, एरिया सेम क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल बनाया गया है उन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है और हाइट भी सेम है। तो इसका स्टेटमेंट एक होता है कि दो ट्राइंगल्स जब कभी भी सेम बेस पे बैठा होगा ना, जैसे ABC बेस BC पे बैठा हुआ है, बेस किस पे बैठा हुआ है, BC पे बैठा हुआ है, और ये जो DBC है वो किस पे बैठा हुआ है, BC पे बैठा हुआ है। और क्या ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल के बीच में है क्या, जब सेम पैरेलल के बीच में होने का मतलब है कि दोनों का हाइट सेम होगा। तो बोलते हैं हम लोग कि टू ट्राइंगल्स, ऐसे बोलेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, और साथ में ऐड करेंगे एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, and due to this reason I can say कि इसका एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल ABC, और इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा। बराबर होने का रीजन हम लोग यहाँ देख चुके हैं, आ रहा है बात समझ में। तो वही ये कॉन्सेप्ट तुमको ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो तो जरा, यहां पे हम दिखाते हैं BDE, ठीक है, इसको B, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, BDE, और दूसरा ट्राइंगल है CED, ये दोनों सेम बेस DD पे नहीं बैठा हुआ है, D पे बैठा हुआ है दोनों ट्राइंगल, और ये लाइन L और BC पैरेलल है, और ये दोनों ट्राइंगल का हाइट देख लो ना, दोनों समाया हुआ है ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच अंदर ही है, जैसा यहां पे बनाए थे अभी, दोनों सेम पैरेलल के बीचों बीच में है, बिटवीन द सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस D। ड्यू टू दिस रीजन BDE का CED का एरिया सेम हो जाएगा। तो यही बात लिखेंगे। नाउ ट्राइंगल कौन सा, BDE ना, BDE एंड ट्राइंगल कौन सा, CED आर ऑन द सेम बेस,
आर ऑन द सेम बेस, बेस का नाम भी लिख दो, कौन सा बेस है, डी, सेम बेस डी पे है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। और इसी रीजन से देयरफॉर हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि एरिया इस BDE का, ट्राइंगल BDE का, और एरिया इस ट्राइंगल CED का एरिया क्या देखने को मिलेगा, इक्वल। और ये इक्वालिटी मिलने की वजह से हम इक्वेशन बी में कुछ चेंजेस कर पाएंगे, और इसके बाद लिखेंगे कि इसके वजह से हमारा इक्वेशन बी या फिर इक्वेशन ए में भी चेंज कर सकते, किसी एक में चेंज करना होगा, क्यों करना होगा हम रीजन समझाएंगे। तो हम चलो किसी में भी चेंज कर ले, बी में चेंज करते हैं। देयरफॉर एंड इक्वेशन जो हमारा बी है, इक्वेशन बी बिकम्स मतलब वो अब कुछ नया रूप लेने वाला है, कुछ उसमें चेंजेस आएगा। क्या होगा देखो जरा, क्या है इक्वेशन बी? इक्वेशन बी है हमारा, ये गिवन वाला पार्ट हटा दे क्या, इक्वेशन बी जो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है इक्वेशन बी, ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू है AE अपॉन C। हम बोलेंगे चेंजेस तो नहीं हुआ जो था भाई, नहीं, कैसे नहीं करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे CED है एरिया, क्या इस एरिया के बदले में एरिया BDE लिखा जा सकता है कि नहीं? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CED को हटा देते हैं ना, हटाया जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर है। उसके जगह पे CED के जगह पे BDE लिख देंगे, BDE, क्योंकि दोनों बराबर है तो किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बन गया। इसलिए इसको इक्वेशन, चूंकि अब ये B नया रूप ले लिया इसलिए इसका इक्वेशन का नेम भी चेंज कर देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर C। आया बात समझ में? अब हम तुमको बोलेंगे कि इस इक्वेशन A को और C को जरा देखो, तो A को और C को देखोगी तो इसका LHS पे ध्यान देना। किस पे ध्यान देना? LHS पे। इसका LHS क्या है? ये है इसका LHS और ये है इसका LHS। ऊपर में देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, नीचे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, क्या LHS कंप्लीटली सेम हो गया? ये तुम्हारे पास राइट बन गया, तुम्हारे पास बिल्कुल हक आ चुका है कि LHS सेम, तो मेरे पास वो राइट है कि हम RHS को भी सेम कर सकते हैं। वाई? LHS सेम हो चुका है ना, इसीलिए। तो बोलेंगे कि फ्रॉम A एंड व्हाट C, A के और C के हेल्प से LHS सेम है। ड्यू टू दिस रीजन आई कैन राइट दिस AD अपॉन BD और ये A अपॉन C, LHS सेम इसलिए RHS को भी हम सेम कर दिए। ADBD AEC बराबर प्रूव्ड। आया बात समझ में? चलो कॉपी करो। अच्छा रुक जाओ, बताओ ये सब कंस्ट्रक्शन जो किए थे नहीं करते तो हाइट कैसे यूज करते, ये सब कैसे यूज करते? कंस्ट्रक्शन जरूरी था, तुम्हारा मन में जो था क्यों करे, यही ऐसा ही कंस्ट्रक्शन क्यों करे, अब देखने के बाद समझ में आ रहा है। और ये हजारों कैलकुलेशन, हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद ये सही तरीका आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में करेक्ट फॉर्म बन गया होगा थेल्स के द्वारा। आ रहा है बात समझ में? तो वो हम लोग एक ही बार में सीख रहे हैं, हमारा समय बचा रहे हैं, हम चीज़ों को सही तरीके से सीख रहे हैं, है ना। वो हमारे लिए सही चीज़ बना करके गए हैं, हम सीख रहे हैं। आ रहा है बात समझ में?
लिख ली? नेक्स्ट हमारा थ्योरम होगा इसका कन्वर्स, है ना। कन्वर्स का मतलब एक बार पहले हम लोग समझ लेंगे, फिर स्टेटमेंट और फिर प्रूफ पे आएंगे। ओके, नहीं पॉज नहीं किए थे, इसको कनेक्ट ही रहने दे रहे हैं। देखो ये हो गया, ये पैरेलल होता है, तो यहां पे गिवन में क्या होता है? गिवन में होता है कि दिस डी इज पैरेलल टू BC। तो हमें एक जो रिजल्ट मिला, या फिर कह सकते हो कि जो प्रूफ हम लोग किए थे, या टू प्रूफ जो करना था, वो हम लोग ये किए, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन C, है ना, ये किए। अब इसका कन्वर्स में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब हमारे पास गिवन होगा ये कि पता नहीं ये जो लाइन है वो पैरेलल है कि नहीं, हमको नहीं पता। बस एक लाइन दिखाई दे रहा है जो कि AB और AC को कनेक्ट कर रहा है अलग अलग पॉइंट्स के हेल्प से, D और E। तो गिवन में रहेगा कि देखो ना, AD अपॉन BD और AE अपॉन C, इस तरीके से दो रेशियोज बराबर है। तो बोलेंगे अच्छा कहाँ पे ब्रेक कहाँ हो रहा है? इधर D पे ब्रेक हो रहा है और E पे ब्रेक हो रहा है, और इनका रेशियोज बराबर है। देन डेफिनेटली जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि D इज पैरेलल टू BC। D इज पैरेलल टू BC। और ये कैसे मिलेगा? इसको बोलेंगे वी आर गेटिंग दिस बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये जब पैरेलल होता है तो रेशियो हमें, ये हमारा रिजल्ट होता है ना, लेकिन जब रेशियो रहेगा तो पैरेलल हमारा रिजल्ट हो जाता है। आ रहा है बात समझ में? कन्वर्स समझ में आ गया, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हम एक थोड़ा सा एक चीज़ भूल गए थे, उस पर हम लोग आ रहे हैं, बट इसमें थोड़ा सा अभी एक और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, देखो चलो, थेल्स थ्योरम अभी कंप्लीट हो ही गया है, बस थोड़ा सा एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है ना। अभी हम लोग थेल्स थ्योरम को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये हमारा कुछ ऐसा ही था, ABC DE। ओके, तो हमें यहाँ पे बता सकती, जो आउटपुट, जो रिजल्ट हमें देखने को मिले, क्या मिला रिजल्ट? वो क्या था रिजल्ट, बता सकती हो? पहला रिजल्ट हमें मिला है AD अपॉन BD इक्वल्स टू, ये रिजल्ट हमें मिला है कि नहीं मिला है? बोलो बोलो, मिल गया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, है ना। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जरा इसमें कुछ, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, एक्सप्लोर कर रहे हैं। इक्वेशन का मतलब देखो, इक्वेशन क्या होता है? बीच में इक्वल का साइन बिल्कुल इस तरीके से बैलेंस्ड होता है, इस तरीके से बैलेंस्ड है।
अगर कोई चीज़ भारी सा चीज़, जैसे हमारा वेट बैलेंस जो होता है, तराजू होता है, इसमें अगर मान लो 1 kg रख दिए तो ये इधर झुक जाएगा, तो इसलिए 1 kg इधर भी रखना पड़ेगा ना, तब तो ये बैलेंस होगा। और मैथमेटिक्स में इक्वेशन का यही मतलब होता है। आया बात समझ में? तो अगर मान लो x = y है और तुम x + 1 कर दी हो, तो y में भी +1 करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस रह पाएगा, तभी ये इक्वल रह पाएगा। सो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। तुम बोलोगे क्यों कर रहे हैं? हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तुम कहीं घूमने जाती हो, कोई माउंटेन, तुम लेफ्ट के बदले में कभी कभी राइट जाने का मन करता है, क्यों? एक्सप्लोर करना चाहती हो ना, तुम देखना चाहती कि इधर क्या है, अरे ब्यूटीफुल प्लेस है, चलो थोड़ा सा इधर चल के देखते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर कर रही हो। यहाँ पे भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। AD/BD, यहाँ पे +1 किए तो उधर भी AE/C की तरफ भी +1 करना पड़ेगा। बोलो बोलो, इस 1 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। इस 1 के नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। इसका मतलब एलसीएम ले सकते हैं क्या? एलसीएम ले सकते हैं। 1 है, 1 है, एलसीएम ले लो। तो BD × 1 का एलसीएम BD ही रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? AD + BD हो जाएगा, = यहाँ पे क्या हो जाएगा? AE + C/C हो जाएगा। जोड़ के देखो ना, AD + BD जोड़ो तो AD + BD क्या मिला? AB मिला। AB अपॉन क्या मिला? BD मिला। मिला, ठीक है। इधर क्या मिला? AE + C देख लो, AE + C क्या मिला? AC मिल रहा है। AC/C। इसको क्लोज करो, क्योंकि ये भी तुम्हारा 1 के बदले में अब 1 के जैसा, अब ये नंबर 2 एक रिजल्ट है। क्या है ये? रिजल्ट। नंबर 1, नंबर 2 रिजल्ट क्या मिला? AB/BD, AB/BD = AC/C, AC/C। ये हमारा एक रिजल्ट है। आ रहा है बात समझ में? अभी एक और रिजल्ट है। एक्सप्लोर करना है ना हम लोगों को। क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। देखो, हमारे पास जो ओरिजिनल रिजल्ट है, ओरिजिनल रिजल्ट के हेल्प से ही वहां पहुंचे हम लोग। ओरिजिनल क्या है? AD/BD = AE/C। इसको बोले रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल बोथ साइड। करो तो क्या मिलेगा? BD/AD। और इधर क्या मिलेगा? C/AE मिलेगा। अब +1 करो जरा, +1 करो तो BD/AD, BD/AD +1 कर दिए तो इधर भी +1 करना पड़ेगा, तभी बैलेंस रह पाएगा, है ना? C/AE, C/AE +1 बैलेंस हो चुका है, इक्वल। एलसीएम लो, AD यहाँ नीचे 1 है तो AD × 1 हो जाएगा। क्या हुआ ऊपर? BD + AD। इधर क्या होगा? C + AE। नीचे क्या होगा? AE। जोड़ के देखो तो क्या मिल रहा है? BD/AD कहाँ है? BD/AD। AB नहीं मिल गया ऊपर में, AB में नहीं मिल गया AB। नीचे क्या मिल रहा है? AD। इधर क्या मिल रहा है? C/AE AC मिल रहा। इधर नीचे क्या मिला? AD मिला। AE मिला। ये भी एक रिजल्ट है हमारा, ठीक है? तो हम इधर हटाते हैं और वो रिजल्ट को अभी थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे, है ना? नंबर 3 क्या मिला? उसका रेसिप्रोकल करो, ठीक है? रेसिप्रोकल करो, क्या मिलेगा? अच्छा रेसिप्रोकल छोड़ दो, अभी मत करो। AB/AD, AC/AE। चलो, ये हमारा 3 रिजल्ट है, मिल चुका है। ओरिजिनल रिजल्ट कौन है? ये है ओरिजिनल, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो नहीं ना? ओके, ओरिजिनल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ओरिजिनल को रीड करने का तरीका बताएंगे, ठीक है?
ओरिजिनल क्या है, ए डी अपॉन बी डी है, ए डी अपॉन बी डी है, फिर क्या है, ए अपॉन सी, ए अपॉन सी है। कैसे रीड करते देखना, अगर पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम हमें क्या देता है, अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ, अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ इक्वल। देखो ए डी मतलब कौन, अपर हाफ, बी डी मतलब कौन, लोअर हाफ, ए मतलब कौन, अपर हाफ, सी मतलब कौन, लोअर हाफ। अपर हाफ लोअर हाफ, अपर हाफ लोअर हाफ। पहला रिजल्ट, ओरिजिनल रिजल्ट समझ में आया कैसे रीड करना है, कैसे लिखना है। सेकंड रिजल्ट पे देखो, ए बी अपॉन बी डी है, ए बी मतलब क्या है, देखो ए बी मतलब कंप्लीट और बी डी मतलब लोअर हाफ। फिर क्या है, ए सी मतलब कंप्लीट, अगर इधर कंप्लीट के बाद लोअर हाफ तो उधर भी कंप्लीट के बाद लोअर हाफ, ए सी अपॉन सी, ए सी अपॉन सी। ठीक है, इसका रिसिप्रोकल करो तो क्या मिल जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, और क्या मिल जाएगा इधर, सी अपॉन ए सी। तो क्या देखने को मिला, बी डी मतलब बी डी लोअर हाफ अपॉन कंप्लीट, बी डी अपॉन ए बी, लोअर हाफ अपॉन कंप्लीट, लोअर हाफ कंप्लीट। इधर क्या है, सी, अगर इधर लोअर हाफ है तो इधर भी लोअर हाफ है, सी, सी अपॉन कंप्लीट, पूरा मिल रहा है। फिर इसके हेल्प से देखो तो जरा पहले इसको एनालिसिस करो तो, ए बी अपॉन ए डी, ए बी मतलब कंप्लीट और नीचे है ए डी अपर हाफ ना, अपर हाफ। तो अगर इधर कंप्लीट अपॉन अपर हाफ है तो इधर भी कंप्लीट अपॉन क्या होगा, अपर हाफ होगा। ए सी अपॉन ए कंप्लीट अपॉन अपर हाफ, ए सी अपॉन ए कंप्लीट अपॉन अपर हाफ। इसका रिसिप्रोकल कर दो, क्या मिलेगा, ए डी बाय ए बी अपॉन इक्वल टू ए बाय ए सी, मतलब अपर हाफ अपॉन कंप्लीट, अपर हाफ अपॉन कंप्लीट। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग ये सारे रिजल्ट्स जो है हमारा सब का सब सही है, कोई भी रिजल्ट को यूज किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे, है ना। मीठा खाने का मन करता है, समोसा नहीं ना खाओगी मलाई चॉप खाएंगे नहीं, नमकीन खाने का मन कर रहा है तो चाय थोड़ी पिएंगे। तो डिपेंड करता है कि नीड क्या है, जरूरत क्या है। 1 2 3 4 5 चीज है, पांचों में से जो जरूरत होगा उसको यूज करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हाफ हाफ, हाफ हाफ, अपर हाफ कंप्लीट, अपर हाफ कंप्लीट, या फिर लोअर हाफ कंप्लीट, लोअर हाफ कंप्लीट, या फिर कंप्लीट अपॉन लोअर हाफ, कंप्लीट अपॉन लोअर हाफ, या फिर ऐसे भी हो सकता है कंप्लीट अपॉन अपर हाफ, कंप्लीट अपॉन अपर हाफ, कंप्लीट अपॉन अपर हाफ। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, टारगेट क्या है, क्या प्रूफ करना है, किसका जरूरत हमें लेना चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तब जाके सिलेक्शन करेंगे हम लोग इनमें से किसी एक का। तो ये कंप्लीट थेल्स थ्योरम का एक्सप्लोरेशन हो गया। ये हम लोग ये तो प्रूफ कर ही लिए, इसी के हेल्प से ये प्रूफ किए, ये प्रूफ किए, ये प्रूफ किए, ये प्रूफ किए। ठीक है, लिखो इसको। हो गया। अब हम लोग जो देखे थे ना कि पैरेलल तो रेशियो, अब रेशियो तो पैरेलल कन्वर्स,
लिखो टॉपिक, आई मीन थ्योरम का नाम लिखो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीडी भी तो बोला जा सकता है। आया बात समझ में? हेलो हेलो, डर लगते रहता है कहीं साउंड ना चला जाए। बैटरी चेंज कर लेंगे थोड़ा देर में। लिखो, इफ अ लाइन divides any two sides, if a line divides any two sides of a triangle, in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, to the ओके देखो, ये हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक लाइन है दो साइड को डिवाइड कर रहा है। अरे ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है ना? क्योंकि थेल्स में भी यही हुआ था, बट वो पैरेलल था। यहां पे पैरेलल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक लाइन है इस तरीके से, कुछ ज्यादा ही तिरछा बना दिए हैं। ठीक है, ये है, ये, चलो ये ठीक है। तो ये जो लाइन है ए बी सी, इस लाइन का नाम एल दे दिए। अब देखो पढ़ो तो, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, क्या यहाँ पे जो लाइन एल है वो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, तो यहाँ लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है दो साइड को। ए बी को डिवाइड किया, ए सी को डिवाइड किया, कहाँ कहाँ पे? डी पे मान लिया जाए। जो पॉइंट है वो डी मिला है ना, और ये पॉइंट ई मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ई मिला, ओके। टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अरे ये तो सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये तो गिवन वाला बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे। नहीं, इसमें क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल है ABC नाम है इसका, जिसमें से इन विच कुछ हो रहा है, चल रहा है, इन विच लाइन L है ना, इन विच लाइन L डिवाइड किया ना, L जो है डिवाइड्स किसको? AB को डिवाइड किया और AC को डिवाइड किया है ना, एट D, कहाँ एट D एंड E पे ना, इन द व्हाट, इन द सेम रेशियो ना, इन द सेम रेशियो। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ बोलो, लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसका मतलब ये क्या, सेम रेशियो का मतलब दैट इज करके हम ये लिख सकते हैं कि ये तो ये बात बता रहा है कि AD अपॉन BD और इक्वल है, सेम रेशियो है AE अपॉन, ये इंफॉर्मेशन गिवन हो गया। बोलो बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देन बोल दिया ना,
देन के बाद हमें प्रूफ करना होगा कि अगर ऐसा हो रहा है, ये वाला स्टोरी चल रहा है कि डिवाइड किया और सेम रेशियो हो गया, तो प्रूफ करो। देन द लाइन मस्ट बी, जो लाइन है ना पक्का पक्का पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड। ए बी ए सी यूज कर चुके, थर्ड कौन हुआ, बी सी। देन दिस लाइन एल मस्ट बी पैरेलल टू बी सी, पक्का वो पैरेलल रहा होगा तभी ऐसा मिल रहा है। बट इस बात को तुमको प्रूफ करना होगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब कैसे, देखो अभी मान लेते हैं कि जो हमारे पास H2O है, वाटर होता है ना, ये मान लेते हैं कि इसका दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करता है। वैसे तो तीन इसका स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। मान लो कि गैसियस स्टेट वाला भी हटा दो, ऐसे मान लेते कि यूनिवर्सल ट्रूथ के तौर पर इसको मान लेते हैं। या फिर कुछ ऐसा चीज है तुम्हारे पास जो दो ही चीज में एग्जिस्ट करता हो। कैम्फर, यस, नहीं, नैप्थलीन बॉल, नैप्थलीन बॉल ना। अब नैप्थलीन बॉल जो होगा वो क्या होगा, या तो वो सॉलिड होगा या तो वो क्या होगा, गैसियस होगा। गैसियस सही स्पेलिंग लिखे है ना, ठीक है। या तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और प्रूफ करना है कि देखो तुमको, तुम्हारे पास एक डब्बा है, उसके अंदर नैप्थलीन बॉल है, प्रूफ करो कि वो सॉलिड है। एक बॉक्स दिए, इसके अंदर नैप्थलीन बॉल है, प्रूफ करना है कि ये सॉलिड है। प्रूफ करो, तो यहाँ पे टू प्रूव में आ जाएगा कि टू प्रूफ मतलब हमें प्रूफ करना है कि सॉलिड है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। वी विल यूज क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा, मतलब कि कुछ सपोज करना है, हम अज्यूम करेंगे उसके उल्टा, जो प्रूफ करना है ना उसके उल्टा अज्यूम करेंगे और वो आगे चल करके गलत हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि वो दो चीज ही हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज है। अगर ये गलत तो ये ऑटोमेटिकली सही हो गया। कि अगर किसी के बारे में हम बोल रहे कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं और ये गलत हो गया, तो फिर क्या होगा, ये चीज सही होगा। अगर ये अज्यूम किया कि ये ऐसा है और ये गलत हो गया, तो फिर ये हो जाएगा। क्योंकि नैप्थलीन बॉल या तो दो ही चीज हो सकता है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड, आई मीन गैसियस। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। चूंकि सॉलिड प्रूफ करना है तो हम लोग बोलेंगे कि इफ पॉसिबल, क्या, इफ पॉसिबल, अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या, तो चलो लेट कर लेते हैं। लेट जो बॉल है, नैप्थलीन बॉल, उसको मान लिया जाए कि वो गैस है। मान लिया गैस है। अब चेक करेंगे, अरे इसका जो पार्टिकल्स है वो गैसियस, वो वेपोराइज्ड फॉर्म में तो अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। हम बॉल को छू रहे हैं तो हार्ड लग रहा है। क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है। तो बोले ये सारा प्रॉपर्टी तो सॉलिड के जैसा मैच कर रहा है। मतलब जो हम अज्यूम किए हैं बॉल को कि वो गैस है, मेरा अजम्पशन गलत हो गया। मेरा यहाँ पे जो अजम्पशन है वो क्या हो गया, रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग। मतलब तुम गैस कंसीडर किए थे, गैसियस गलत हो गया, तो एक ही चीज बचता है, सॉलिड। ऑटोमेटिकली सॉलिड प्रूफ हो गया। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर, ये हम लोग जब इरेशनल प्रूफ करते थे ना, तो वहां पे भी इस चीज का यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को। क्या ये बात समझ में आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन कैसा काम करता है? सो ओके, तो इन द सेम वे विल यूज कॉन्ट्राडिक्शन हियर। सो हमें प्रूफ करना है कि देखो, इस डी को प्रूफ करना ना, पैरेलल डी को। अब दो ही चीज हो सकता है, या तो डी पैरेलल होगा या तो पैरेलल नहीं होगा, दो चीज हो सकता है। ओके, तो अब हमें एज्यूम करेंगे, चूंकि प्रूफ करना है कि डी पैरेलल होगा, तो एज्यूम करेंगे, चलो मान लेते हैं कि डी पैरेलल नहीं होगा। और पैरेलल नहीं होगा और मेरा बात गलत हो जाएगा कि पैरेलल नहीं होगा, ये बात गलत हो गया, तो क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है?
तो बोलेंगे इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो मान लिया जाए कि इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम, मान लिया जाए, लेट अस अज्यूम व्हाट, कि जो D है ना इज नॉट पैरेलल, D इज नॉट पैरेलल, ये हमारा अजम्पशन है, नॉट पैरेलल टू BC, नॉट पैरेलल टू। अब तुम ही बताओ ना कि अगर D पैरेलल नहीं है तो कोई तो होगा ना पैरेलल, कोई तो होगा, हमको नहीं पता। तो जो पैरेलल होगा, हेलो, हाँ, तो जो पैरेलल होगा कोई तो होगा, और वो कोई को हम मान ले रहे हैं कि वो कोई कौन है, DF है। वो कोई कौन है, DF। वो DF कोई जो होगा वहां पे कोई तो पैरेलल होगा, और वो कोई का मतलब यहां पे DF है। ठीक है, ये पैरेलल नहीं लग रहा, थोड़ा सा हम पैरेलल की जैसा बनाना चाहेंगे। अब लग रहा है ठीक थोड़ा ना। यहाँ पे F है, ओके, और उसके नीचे वाला पॉइंट E है, तो कोई तो पैरेलल होगा, उस कोई कौन है, DF। देन लेट कर लेते हैं कि DF इज पैरेलल टू BC, क्योंकि कोई ना कोई तो पैरेलल होगा ही। D पैरेलल नहीं तो क्या हुआ, कोई ऐसा थोड़ी कि कोई और पैरेलल नहीं होगा, तो वो कौन पैरेलल है, DF पैरेलल है, हमने यहां पे कंसीडर कर लिया। ओके, अब जब कभी भी तुम्हारे पास पैरेलल वाला कंडीशन होता है, पैरेलल तो थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, सो सिंस है ना, सिंस का सिंबल कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना। सिंस DF जो है वो पैरेलल है BC के, कहाँ से आया ये पैरेलल वाला, बोलेंगे ये हमारा अजम्पशन है, कंस्ट्रक्शन है ना। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन किया हुआ पैरेलल वाला था। तो देयरफॉर बाय यूजिंग व्हाट, थेल्स थ्योरम, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं। और थेल्स थ्योरम क्या बताता है, बताता है कि कौन पैरेलल है, DF पैरेलल है। तो DF डिवाइड कर दिया AB को और AC को AD अपॉन BD में, AF अपॉन CF में। तो थेल्स थ्योरम से हमें ये तो मिलेगा, हाफ अपॉन हाफ, अपर हाफ अपॉन लोअर हाफ इक्वल्स टू फिर से अपर हाफ AF अपॉन CF। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रेशियो मिला। हम बोलेंगे कि ये जो AD अपॉन BD है इसके बराबर है, पर गिवन में AD अपॉन BD किसी और के बराबर है। तो यहां पे बोलेंगे बट ये AD अपॉन BD जो है वो किसी और के बराबर है, AF अपॉन CF के बराबर नहीं है, वो A अपॉन C के बराबर है। और ये हम गलत कर भी नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया हुआ है। हम क्वेश्चन को बदल कैसे सकते हैं, नहीं बदला जा सकता है, वो क्वेश्चन का पार्ट है। तो वो ये सही है और ये भी सही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन किए हैं, पैरेलल किए हैं, तो पैरेलल के अकॉर्डिंग तो ये मिलेगा, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो दोनों सही है। आ रहा बात समझ में। तो अगर LHS LHS सेम है तो RHS RHS सेम कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, करो। दिस गिव्स AF अपॉन CF विल बी इक्वल टू व्हाट, AE अपॉन, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करो, +1 करो। तो अब तुम बोले क्यों, बताते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये CF और C बराबर हो जाए, ठीक है। CF और C बराबर हो जाए तो ऊपर में 1 आना चाहिए ना, तभी तो बराबर होगा। 1 अपॉन CF 1 अपॉन C, तो फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो CF बराबर C हो जाएगा। हम, मेरा ये टारगेट है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे AF अपॉन CF में जानबूझ के +1 करना पड़ेगा। चूंकि LHS में +1 किए हैं इसलिए RHS में भी E अपॉन C, RHS में ही +1 करना पड़ेगा। अब LCM ले सकते हैं, तो नीचे LCM कितना आएगा, CF आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, AF प्लस CF हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, AE प्लस
सी हो जाएगा, नीचे कौन है, सी। देखो तो ऐड करके जरा देखो तो क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है जरा देखो तो। ए एफ प्लस सी एफ कहाँ है, ए एफ और सी एफ मिला करके ए सी बन जा रहा है, और नीचे कौन है, सी एफ। फिर ए प्लस सी, ए प्लस सी कितना मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, नीचे कौन है, सी। देखो तो ए सी आ रहा है, तो ए सी को यहां पे नीचे चला जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ले जाने का क्या जरूरत है, यही काट दो ना। तो क्या मिला, 1 अपॉन सी एफ, 1 अपॉन सी, रेसिप्रोकल बोथ साइड, क्या मिलेगा, मिल रहा है। मतलब ये कुछ बात ऐसा कर रहा है कि सी ये है, दिस इज सी एंड दिस इज सी एफ। दो अलग अलग लाइन सेगमेंट जिनका लेंथ अलग अलग है और थ्योरेटिकली हमें बराबर मिल रहा है, प्रैक्टिकली गलत है। नहीं, प्रैक्टिकली गलत हो जा रहा है और थ्योरेटिकली सही है। कोई भी चीज हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूफ, प्रूफ का मतलब क्या होता है, प्रूफ का मतलब होता है कि जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जहां टारगेट है वहां पे तक पहुंचना विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप्स आएंगे, और वो सारे मैथमेटिकल स्टेप्स जो होंगे अपने प्रीवियस वाले से कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड होंगे। मतलब एक स्टेप से हेल्प से जो नया स्टेप आ रहा है वो बिना लॉजिक के नहीं आना चाहिए, मैथमेटिक्स का उसमें यूज होना चाहिए। जितने भी लॉजिकल चीज होंगे वो मैथमेटिक्स का ही यूज करेंगे, हम अपना लॉजिक नहीं लगा सकते। बहुत सारा लोग अपना अपना लॉजिक लगाता है ना कोई कोई चीज में, तो वो तुम्हारा लॉजिक है, वो तुम्हारी तक ही है, पूरे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है ना, वो मैथमेटिकल होना चाहिए सारा स्टेप्स। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रूफ किए, तुमको लगता है कि हम लोग यहाँ पे अपना कोई लॉजिक यूज किए, नहीं, मैथमेटिकली ये सही है, बट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे तो गलत नजर आ रहा है ना। वो भी गलत नहीं है, वो गलत है क्या, गलत नहीं है, पर गलत साबित हो जा रहा है। उसको गलत करने के लिए ये फिगर बैठा हुआ है कि नहीं तुम तो गलत हो जी, तो नहीं, उसको गलत हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग नहीं होने दे सकते गलत। तो हमको उसको पूरा सही करना होगा, इसको भी सही करना होगा। बोलेंगे कि ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तुम्हारे स्टेटमेंट को। देखो यहाँ पे जो तुमने कंसीडर किया कि पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट डी इज नॉट पैरेलल, है ना, डी पैरेलल नहीं है। देखो पहले, अच्छा सी एफ बराबर सी होने का क्या मतलब है, ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये पॉइंट ई उठ करके और ऊपर हो जाए और ई यहां पे आ जाए, तो बराबर हो जाएगा दोनों लाइन सेगमेंट। या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट एफ है वो नीचे आ जाए, खिसक के नीचे आ जाए और इतना हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, वो सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ या तो पॉइंट एफ को या तो पॉइंट ई को ऊपर या तो पॉइंट एफ को नीचे जाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट को एक ही जैसा बनाए, जैसे देखो यहाँ पे ये सी है, ये हमारा ई है यहाँ पे नीचे में, और ऊपर में कौन है, एफ है, और ये बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं बराबर हो सकता है। सी बराबर सी एफ कैसे हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट एफ को नीचे और पॉइंट ई को ऊपर, मतलब कुल मिलाकर के दोनों को एक जगह पे कोइंसाइड होना पड़ेगा। यही वाला पॉइंट ई है और यही पॉइंट एफ है, देन यू कैन से दैट सी ई और सी एफ बराबर है। तो कोइंसाइड होना पड़ेगा इसको सही करने के लिए। किसको कोइंसाइड होना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट ई है और ये जो पॉइंट है कोइंसाइड होना पड़ेगा, तब बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल, है ना, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज ओनली पॉसिबल when what, when points, when points E and F coincides, क्या होगा, coincides होगा with each other ना, coincide हो गया। चलो, या फिर I mean F को नीचे नहीं आना पड़ेगा, E को ही ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि DF पैरेलल है ना, इसलिए। ठीक है,
ओके, डी एफ नीचे नहीं आ सकता, एफ नीचे नहीं आ सकता, ई को ही ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, तो ई को ऊपर जाना पड़ा, तो ई बैठ गया, कोइंसाइड कर गया एफ पे, मतलब सी अगर 5 सेंटीमीटर तो सी एफ भी, मतलब सी एफ 5 सेंटीमीटर, तो अब सी ई भी 5 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ई ऊपर चला गया ना, इसलिए। तो सी एफ पैरेलल था ना, और अब ई भी यहीं पे आ गया, इसका मतलब आई मीन डी एफ पैरेलल था ना, डी एफ, तो अब ई भी यहां पे आ गया, तो बोल सकते हैं डी ई पैरेलल हो गया। तो ये वाला जो चीज है जब कोइंसाइड हो गया, तो वो वाला स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट को कि इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो गया? ये वाला स्टेटमेंट इस अजम्पशन को, तुम्हारे तुम सोची थी, तुम अज्यूम की थी, वो तुम्हारा अजम्पशन गलत हो गया कि डी पैरेलल नहीं है, गलत हो गया, तो क्या होगा? पैरेलल होगा। आया बात समझ में? तो इसके बाद लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, आवर सपोजिशन, नहीं, तो हम स्टेटमेंट हटा देते हैं। तो उसके नीचे ही लिखेंगे, है ना, कि दस इस प्रकार से इट मतलब कौन? इट मतलब ये स्टेटमेंट, ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, है ना, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर व्हाट? अजम्पशन, हमारे अज्यूम किया हुआ चीज को गलत साबित कर दिया, आवर अजम्पशन। और हमारा अजम्पशन क्या था? कि वो पैरेलल नहीं है, और ये गलत हो गया, तो क्या होगा? पैरेलल होगा। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, और अजम्पशन क्या था? ये था कि डी इज नॉट ए पैरेलल टू बी सी, और ये गलत हो गया, हेंस इसका ये मतलब हो गया, हेंस इसका ये मतलब हो गया कि अब डी जो है वो पैरेलल हो गया, है ना। प्रूव्ड, ठीक है, आया बात समझ में? थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक।